नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत इकाई 1। ये पार्ट 4 है। BHIC 131 के कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि आपको हमने पहले ही पढ़ा चुका था। पुरातात्विक स्रोत के ही कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि पिछली बार हमने सिक्के पढ़ चुके थे। सिक्के और पुरातात्विक स्रोत क्या है, उसी टॉपिक में के रह गए हैं शिलालेख और यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं शिलालेख के बारे में। ठीक है, शिलालेख क्या है? किसी पत्थर पर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख का अर्थ होता है पत्थरों पर या गुफाओं की पथरीली दीवार पर जब कोई लिखित रचना की जाती है तो उसे शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है। शिलालेख मोहरे, तांबे की प्लेटों, मंदिर की दीवारें, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के खंभों, चट्टान की सतहों, ईंटों या चित्रों पर उकेरे गए हैं। ठीक है, शिलालेख पर अंकित लिपि भी इतिहासकार की कई तरह से मदद करती है इतिहास को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राचीन शिलालेखों पर अंकित लिपि लगभग 2500 ईस्वी की हड़प्पा लिपि है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, हड़प्पा की मोहरे पर लेखन को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। सर्वप्रथम अशोक की शिलालेख पढ़ी गई है। ठीक है, सबसे पहले किसकी शिलालेख पढ़ी गई है? अशोक की। यह शिलालेख पूरा उपमहाद्वीप में चट्टान की सतह और पत्थर के खंभों पर पाए गए हैं। ठीक है, ये 4 लिपियों में लिखी हुई है। पहला, अशोक के तत्कालीन साम्राज्य जो वर्तमान अफगानिस्तान में था, वह अमराइका और ग्रीक लिपियों का इस्तेमाल किया जाता था। अशोक की जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। वहाँ पे जो लिखी गई है शिलालेख, वो किस में लिखी गई, कौन सी लिपि में लिखी गई है? यानी कि भाषा में अरमाइका और ग्रीक लिपियों में लिखी गई है। ठीक है, हमारा गंधार क्षेत्र में खरोष्टी लिपि प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, अशोक के बाकी साम्राज्य में उत्तर से कलसी से लेकर दक्षिण में मंसूर तक ब्राह्मी लिपि पाई गई है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि जो पाई गई है उसके शिलालेख पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भाई ब्राह्मणी से भारत के लगभग सभी लिपियों दक्षिण में तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और नगरी गुजराती, बंगाली उत्पन्न हुई। यानी कि ब्राह्मणी भाषा से ना कि ये सारे लैंग्वेज या भाषा बना है। ठीक है, हमारा ब्राह्मणी के अक्षरों के संशोधन का एक लाभ हुआ है। इससे हमें उस समय अथवा शताब्दी का पता लगता है कि लगभग संभव हो गया कि जिसमें विश्व विशेष अभिलेख लिखे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिपियों के विकास के अध्ययन को पेलियोग्राफ कहा जाता है। को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसम को जाता है। ठीक है, वे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सेवक थे। अशोक के शिलालेख को अपने आप में एक अनुपम माना जाता है, यानी कि एक अलग ही पहचान अशोक की शिलालेख की है। ठीक है, अशोक के शिलालेख की लिपि काफ़ी विकसित थी। यह माना जाता है कि लेखक कार्य उससे पहले के काल में भी किया जाता था, यानी कि अशोक की शिलालेख काफ़ी विकसित थी। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता था कि जो अशोक के साम्राज्य के टाइम उससे पहले भी लेखन कार्य जो था वो बहुत अच्छे माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा श्रीलंका में अनुराधपुर की खुदाई में छोटे लेखों वाली बर्तन मिले हैं, जिसमें 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व के मौर्य काल के पूर्व का माना जाता है। यानी कि जो बर्तन मिले हैं वो मौर्य काल के माने जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संस्कृत का पहला शिलालेख लगभग पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का मिलता है। यानी कि पहला वर्ष जो होता है ना, जैसे 100 साल का एक शताब्दी होता है, उस पहली शताब्दी में मिली है। ठीक है। प्राकृतिक और संस्कृति के मिश्रण वाला प्रारंभिक अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में मिलती है। यानी कि प्राकृतिक भाषा और संस्कृति भाषा का जो अभिलेख जो है वो 5वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अभिलेख विभिन्न प्रकार के थे। ठीक है। अशोक के शिलालेख राजकीय आदेश थे जो सामान्य रूप से अधिकारियों या लोगों को संबोधित थे। ठीक है। वे सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों का संबंधित थे। पॉइंट है हमारा, अशोक के लुम्बिनी स्तंभ लेख एक स्मारक शिलालेख है, क्योंकि अशोक द्वारा की गई बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा को दर्ज करता है। ठीक है। इनके अलावा दान के दस्तावेज, भूमि की बिक्री व दान आदि के सैकड़ों अभिलेख मिले हैं। अभिलेख वो कहा जाता है जिस पे लिखे जाते हैं ना, दस्तावेजों पे या ताड़पत्र पे या किसी कटोरे वगैरह पे जो लिखी जाती है उसे अभिलेख कहा जाता है। और शिलालेख जो है पत्थरों पे ही लिखा जाता है, उसे शिलालेख कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ यानी कि गिरनार शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक सुदर्शन झील नामक एक जलाशय का निर्माण का रिकॉर्ड है। ठीक है। अशोक के शासनकाल में इसे पूर्ण किया गया था। यानी कि जो सुदर्शन झील जो था, जो बनाया गया था, उसे अशोक के कार्यकाल में, शासनकाल में उसको पूरा किया गया था, यानी कि कंप्लीट किया गया था। ठीक है। और लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में इसका मरम्मत की गई थी। यानी कि वो खराब हो गया था, तो दूसरी शताब्दी में क्या हो गया था, उसको दूसरी शताब्दी ईस्वी में उसको मरम्मत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिलालेख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है। शिलालेख के कई अन्य उपयोग भी है, जैसे उदाहरण के लिए ले लें, वे हमें मूर्तियाँ के तिथि के बारे में बताते हैं। वे हमें विलुप्त होने वाली धार्मिक संप्रदाय के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है। वह हमें ऐतिहासिक, भूगोल, मूर्तिकला का इतिहास, संगीत जैसे कला के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मारक। ठीक है। इसका कुछ पॉइंट है, आइए जानते हैं। गुप्त काल से लेकर वर्तमान काल तक देश भर में मंदिर और मूर्तियाँ मिलती है। ठीक है। ये स्थापत्य, कलात्मक इतिहास और भारतीय संस्कृति का उपलब्धियों को दर्शाता है। अजंता और एलोरा जैसे बड़ी गुफाओं की खुदाई पश्चिमी भारत की पहाड़ियों में की गई। उसमें चैत्य और विहार मिले हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर और मामलापुरम के रथ मंदिर को पत्थरों को काटकर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुरातात्विक खुदाई में बुद्ध के समय संबंधित तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, वैशाली, बोधगया आदि की बस्तियों को प्रकाश में लाया गया है। कहा जाता है कि तक्षशिला को छोड़कर इन सभी स्थानों पर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बुद्ध ने यात्रा की थी। अगला टॉपिक है हमारा विदेशी वृत्तांत। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके कुछ पॉइंट आइए जानते हैं। कई तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों, सैनिक तथा राजदूतों के रूप में भारत आए। उन्होंने जिन जिन जगहों पर वस्तुओं को देखा उन पर अपना विवरण। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि इनका अध्ययन किया जाए तो यह लेखक बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी भी देता है। ठीक है। ग्रीक और रोमन यात्रियों के विवरण प्रारंभिक भारत में हिंद महासागर के व्यापार के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मिस्र में बसे एक अज्ञात ग्रीक लेखक ने 80 से 115 ईस्वी में पेरिप्लस ऑफ एरिथीन सी नामक एक किताब लिखी। वह भारतीय तटों के बारे में बहुत बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। इसी प्रकार टोलेमी नामक लेखक ने भी
दूसरी शताब्दी ईस्वी में भारत के एक भौगोलिक ग्रंथ के लिखा। ठीक है, पॉइंट है पेरिप्लस ऑफ एरिथिन सी और टॉलमी का जियोग्राफ दोनों ग्रंथ भारत के भूगोल और प्राचीन व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एरियन लेखक ने सिकंदर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण का विस्तार विवरण लिखा है। ठीक है, यूनानी लेखकों ने भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों पर व जाति का उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी यात्रियों ने समय समय पर भारत का दौरा किया है। फा हसीन अथवा फाहियान नामक चीन यात्री 5वीं शताब्दी में भारत आए थे और हेमत्सांग तथा इंत्सांग 7वीं शताब्दी में भारत आए। ये दोनों भी भाई यात्री थे या ठीक है। उन्होंने कई पवित्र स्थानों और बौद्ध मंदिरों का दौरा किया। ठीक है, फाहियान ने गुप्त और हेमत्सांग ने हर्षवर्धन के समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया। ठीक है, बाद के समय में कुछ अरब यात्रियों ने भी भारत के बारे में अपने विवरण दिए। 11वीं शताब्दी में आए अल बरूनी ने अपनी किताब तहकीक हिंद में भारतीय समाज, राजनीतिक, लिपि, विज्ञान, भूगोल के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, ये पहला चैप्टर आज हमारा क्लियर हो चुका है, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। इसमें क्या अगर कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो।